जेल में कैद इमरान की अकड़ कम हुई है। ये खबरें आ रही हैं कि सेना के साथ समझौते की फिराक में इमरान की पार्टी नजर आ रही है। सेना प्रमुख आसिम मुनीर से बात करने पर राजी हुई है पीटीआई। शहबाज की पीएमएलएन और पीपीपी में बेचैनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। सेना की शर्तों को मानने के लिए इमरान की पार्टी पीटीआई राजी हो गई है। हालांकि बीते दिन ही इमरान खान का बयान सामने आया था जिसमें वो कह रहे थे कि किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे, 9 साल और भी जेल में रहना पड़े तो वो उसके लिए तैयार हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इमरान की अकड़ कम हुई है, अब उनके तेवर नरम होते हुए नजर आ रहे हैं। सेना प्रमुख आसिम मुनीर से बात करने के लिए उनकी पार्टी राजी हो गई है। शहबाज की पीएमएलएन और पीपीपी में बेचैनी बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी तालमेल की खबरें सामने आ रही हैं कि कोशिशें ऐसी शुरू हो गई हैं। सेना की शर्तें मानने के लिए इमरान की पार्टी राजी हो गई है। सेना के साथ समझौते को लेकर खबरें आने लगी हैं, बहुत तेजी से हलचल बढ़ी है। पाकिस्तान में जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पर आवाम का भरोसा उठ गया है। लेकिन अब पीटीआई को लेकर ये कहा जा रहा था कि वो समझौता नहीं करेंगे। इमरान खान खुद कह चुके हैं कि जेल में रहना मंजूर है, लेकिन समझौता नहीं करना चाहते। देश की आज़ादी के साथ, देश को जिन लोगों ने गुलाम बनाया उनके साथ वो हाथ नहीं मिलाना चाहते। लेकिन आज ये खबर आ गई है कि तेवर अब उनके नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर कि आसिम मुनीर के साथ डील हो रही है। इमरान खान आर्मी के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेंगे, ये डील हुई है। दूसरी डील यह है कि आर्मी चीफ पर किसी तरह का आपत्तिजनक बयान वो नहीं देंगे, क्योंकि लगातार वो भाषण दे रहे थे जिस पर उन्हें कहा गया था, फटकार लगाई गई थी कि वो भड़काऊ भाषण ना दें, उकसावे में लोग आकर हंगामा कर सकते हैं। इमरान ऐसा बयान अब नहीं देंगे जिससे देश में हिंसा भड़के। आम चुनाव को लेकर अब कोई आरोप नहीं लगाएंगे। तमाम वो डील हैं जिसके तहत समझौते की बात सामने आ रही है। पहले इमरान को हाउस अरेस्ट रखा जाएगा, उसके बाद रिहा होने के बाद रिहाई पर चर्चा वो नहीं करेंगे। यानी ये डील हो रही है कि किसी भी तरह से आसिम मुनीर को वो बदनाम नहीं करेंगे, उन पर सवाल नहीं उठाएंगे। और इमरान खान की रिहाई को लेकर अब ये तेजी से हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये कहा जा रहा है कि अंदर खाने यानी पर्दे के पीछे से इमरान खान समझौते के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि जब वो सामने आते हैं तब उनके तेवर कुछ और दिखाई देते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि डील हुई है, और जो डील है वो हम आपको बता रहे हैं। सेना और इमरान के बीच जो डील है वो पक्की होती हुई बताई जा रही है। पहली वजह ये कि चुनाव से दूर रखने के लिए उन्हें जेल में डाला गया था, और इस डील की दूसरी वजह यह कि लंबे समय तक जेल में बंद रखने से आर्मी की छवि को नुकसान पहुंचा है। इमरान खान हीरो के तौर पर उभर कर सामने आए, इससे आर्मी की छवि बिगड़ी। तीसरी वजह यह है कि सेना मौजूदा शहबाज सरकार को काउंटर बैलेंस करना चाहती है। इमरान खान के खिलाफ जाना उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आवाम में गलत संदेश जा रहा है, ऐसे में इमरान के साथ समझौता करने के लिए वो तैयार हैं। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार हैं, आपका भी स्वागत है। और रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत। दानिश रिजवी न्यूज़ रूम से संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दानिश, आपका रुख करते हुए, क्योंकि कल ही ये खबर आई थी कि 9 साल और जेल में रहने की बात कर रहे हैं, समझौता करने के लिए तैयार नहीं इमरान, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या डील हो गई कि उनके तेवर नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? कि पाकिस्तान में इस वक्त कशमकश के हालात इस वजह से बने हुए हैं क्योंकि इमरान और मुनीर के बीच अंदर खाने ये बातचीत कहीं ना कहीं हो रही है। पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो कुछ और बयान दे रहे हैं और जेल के अंदर से इमरान खान कुछ और बयान देते हैं। इमरान खान कहते हैं कि मैं बात करने के लिए राजी नहीं हूं। उन्होंने नाम लेने से तो इनकार किया था, लेकिन हाँ ये कहा था कि मैं बात करने को लेकर इनकार किया था। अब किससे बात नहीं करेंगे? शहबाज से बात नहीं करेंगे, मुनीर से बात नहीं करेंगे, बिलावल से बात नहीं करेंगे, किससे बात नहीं करेंगे? और उस वजह से जो अभी हालात बने हुए हैं, हालात ये हैं कि अब कहीं ना कहीं आर्मी भी इमरान से बात करने में लगातार बात करने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से पिछले दिनों में लगातार उनके पक्ष में फैसले आए हैं कोर्ट की तरफ से, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अब अंदर खाने इमरान से बात करने को लेकर राजी हो रहे हैं। और इसी वजह से बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के जो गठबंधन की सरकार है उसमें भी बहुत पशुपेश में पड़ी हुई कि आने वाले समय में क्या होगा, वक्त क्या मुनीर की डील हो जाएगी? अगर डील हो जाती है तो क्या यह सरकार चंद दिनों की मेहमान रहेगी? अगर क्योंकि इतिहास गवाह है कि वहां पर अभी तक कोई भी सरकार 5 साल तक का कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पाई है। ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं कि क्या इमरान और मुनीर की डील होने के बाद इमरान कैद खाने से बाहर आएंगे, और जब बाहर आएंगे क्या उनके जो शर्तें रखी गई हैं कि वो घर में रहेंगे, सेना के खिलाफ बयान नहीं करेंगे, हिंसा नहीं भड़काएंगे, जो पिछली हिंसा हुई थी उस पर अपनी गलतियों को मानेंगे, क्या इन सारी शर्तों को इमरान आसानी से
मान लेंगे या मुनीर मनवा लेंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन पीटीआई के नेता कहीं ना कहीं अंदर खाने से ये बातचीत कर रहे हैं, जिसको लेकर पीपी और पीएमएल में ये उलझने लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ ये समझौते की हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है कि शहबाज सरकार ने इमरान खान पर निशाना साधा है। पीएमएलएन नेता राणा सनाउल्लाह का बड़ा आरोप है, इमरान दरवाजे के पीछे मांगते हैं बातचीत की भीख। पीटीआई की सोच राजनीतिक नहीं, सिर्फ सत्ता का लालच है। सेना के जरिए सत्ता पर काबिज होना चाहती है पीटीआई। सेना को बदनाम करके पीटीआई चाहती है कि वो सत्ता पर काबिज हो जाए। इमरान खान पर्दे के पीछे भीख मांगते हैं कि उन्हें रिहा किया जाए और बातचीत उनसे की जाए। यूके देवनाथ सर, ये क्या घट रहा है पाकिस्तान में? इमरान खान के तेवर कुछ और दिखाई देते हैं, पर्दे के पीछे कुछ और कहानी पीएमएलएन की ओर से बताई जा रही है। हाँ, पाकिस्तान में अभी स्थिति बहुत ही डामाडोल है, हास्यास्पद है, कॉमेडी सर्कल चल रहा है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है पाकिस्तान के लिए कि अगर पीटीआई को नरम रुख अख्तियार करना है, अगर इमरान खान को थोड़ा सा सॉफ्ट रुख अख्तियार करना है, तो बातचीत उनकी होनी चाहिए। इन्हें डेमोक्रेसी में पीएमएलएन के नेताओं से उनकी बातचीत होनी चाहिए, पीपीपी के नेताओं से। लेकिन कितनी मजेदार बात है, मैं बताता हूं कि बातचीत हो रही है सिरना के एजेंट्स के साथ। ये दिखाता है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी हर रोज बद से बद, मतलब उनका कुछ अच्छी खबर पाकिस्तान से छनकर नहीं आ रही है। सिर्फ एक अच्छी खबर पाकिस्तान से छनकर बीच बीच में आती है कि वहां की जुडिशरी जो है वो कभी कभी इंडिपेंडेंट रुख अख्तियार करती है और जरूरत पड़ने पर एस्टेब्लिशमेंट और सेना या आईएसआई विरोधी जजमेंट भी दे रही है। तो लेकिन जुडिशरी भी कहाँ सेफ है? वहां भी जज का किडनैप हो जाता है। कल भी हमने इस पर चर्चा की थी। संजीव जी, ये जो उथल पुथल चल रही है, इसके पीछे आपको क्या बड़ी वजह लग रही है? इमरान खान की जो चुप्पी है, क्योंकि वो पर्दे के सामने खुलकर समझौते पर बात नहीं करते, 9 साल जेल में रहने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो सेना की ओर से कहा जा रहा है कि हमारी बदनामी हो रही है, डील हो गई है और भीख मांग रहे हैं इमरान खान, इसका क्या मतलब है? देखिए, मेरे असेसमेंट के मुताबिक यदि ऐसी डील होती है पीटीआई, इमरान खान और आर्मी और आईएसआई के बीच में, तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए शुभ संकेत है और ये इस बात को दर्शाएगा। मैं फिर से कहूंगा कि यदि ये डील होती है, अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये डील होगी या नहीं होगी, लेकिन ऐसी जो रिपोर्ट्स हैं यदि ये सही हैं तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए अच्छे संकेत हो सकते हैं। और ये इस बात को दर्शाता है कि जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है वो इमरान खान की जो बड़ी लोकप्रियता है उसके सामने वो जाहिर है कि एक उन्होंने एक झुके नहीं। जो नेता सेना के खिलाफ बगावत करके हीरो बनकर उभर रहा था, मोहम्मद अली शाह, वो नेता अचानक ऐसी शर्तों पर क्यों मानेगा कि वो घर आकर चुपचाप बैठ जाए? वंदना जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है और जैसे कि मेरे सीनियर ग्रुप कैप्टन दिना साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि पाकिस्तान में दरअसल एक कॉमेडी सर्कस चल रहा है। अब देखिए, वहां की जो कोalition गवर्नमेंट है, उनके जो शरियार आफरीदी हैं, वो के सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान के, मतलब इमरान खान के पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने कहा कि वो टॉक्स के लिए राजी हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की जो पीपीएफ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन पीएमएलएन और उनके साथ वो बात नहीं करेंगे। ये कॉमेडी सर्कस है, पर्दे के पीछे भीख मांगते हैं इमरान खान और दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं वहां पे कि बोल के हम बात नहीं करेंगे, हम तो 9 साल जेल में रहने को राजी हैं। अरे ये बताइए, कॉमन सेंस की बात है, कोई ऐसा कोई बहुत बड़े पता नहीं क्या महात्मा है क्या? ये बेवकूफ रहने वाली बात है और आवाम इन बातों से बेवकूफ बनती है। इन्होंने समझौता करने का, अब ये डील होती है कि नहीं होती, वो तो जैसे कि संजीव श्रीवास्तव साहब ने खूब फरमाया, अब ये कितने वहां की आवाम और बेवकूफ बनना चाहती है, ये है। और वहां की आवाम कहती है हम बिल्कुल, आवाम तो चिंतित है और आवाम खुलकर बोलती भी है, लेकिन सरकार स्थिर नहीं है। और सरकार से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिस तरह से शासन यहाँ पर चल रहा है, शहबाज सरकार में उथल पुथल लगातार जारी है। इशाक डार उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। मौजूदा वक्त में विदेश मंत्री हैं इशाक डार, जिन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया। 11 साल के बाद पाकिस्तान को डिप्टी प्रधानमंत्री मिला है। इशाक डार को शहबाज शरीफ ने बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। नवाज शरीफ के बेहद करीबी इशाक डार बताए जाते हैं। इशाक डार ने 12 मार्च को विदेश मंत्री का कार्यभार संभाला था। विदेश मंत्री को डिप्टी प्रधानमंत्री बना देना, दानिश, इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है? इतनी बड़ी जिम्मेदारी और पहली बार क्योंकि ये पद दिया गया है किसी भी नेता को।
पाकिस्तान की सरकार, शहबाज सरकार में इस वक्त ज़बरदस्त उथल पुथल इस वजह से मची हुई है क्योंकि इस वक्त शहबाज शरीफ के साथ सऊदी अरब के दौरे पर हैं और सऊदी अरब के सोचिए कि प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पर है, विदेश मंत्री सऊदी अरब के दौरे पर हैं और यहाँ पर शासन कौन कर रहा है? इसका मतलब नवाज शरीफ कहीं ना कहीं अपने जो उनके सबसे करीबी हैं इशाक डार, उनको अब उप प्रधानमंत्री बनाकर ये संकेत शहबाज शरीफ को देना चाह रहे हैं कि देखिए आपके हाथ में तो बागडोर सौंपी है और सौंपी उन्होंने नहीं थी बल्कि सेना ने सौंपी थी, आपके हाथ में बागडोर सौंपी गई है लेकिन चलेगी हमारी। इसका मतलब इशाक डार जो उनके सबसे करीबी हैं, जो 4 बार वित्त मंत्री रह चुके हैं एक और पहली बार वो विदेश मंत्री बने थे, अब उनको ये जिम्मेदारी सौंप कर कहीं ना कहीं इशारों में शहबाज शरीफ पर ये कसता हुआ शिकंजा दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से वो अब आजाद खुले हाथों से अब तक कार्रवाई कर रहे थे, फैसले ले रहे थे। बात है ये सर्कस पाकिस्तान में चल रही है, शासन में भी हम देख रहे हैं। यूके देवनाथ सर, ये एक दूसरे को नीचा दिखाने की रेस कब तक चलती रहेगी? पाकिस्तान के बारे में कब सोचेगी ये सरकार? क्योंकि कर्ज में डूबा हुआ पूरा पाकिस्तान है, आवाम परेशान है लेकिन उसकी चिंता नहीं है। जी हाँ वंदना जी, पाकिस्तान में एक तो कॉन्स्टिट्यूशनली उनके कोई पोस्ट होती नहीं है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जैसी, तो ये दिखा रहा है पोस्ट आर्टिफिशियल सी इन्होंने क्रिएट कर दी है। एक हिंदी में कहावत है बंदर मार, सब लोग खींचातानी में लगे हुए हैं कि पता नहीं कब पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई उनको उल्टा कर दे और उन्हीं को अपदस्थ करने के बाद फिर से और कोई पावर में आ जाए। तो जो थोड़ा बहुत उनके यहाँ मानसिकता ऐसी है कि जो थोड़ी बहुत समय बची है इसी में जितना लूट खसोट कर सकते हो कर लो। ये जितने ट्रिप्स बनते हैं इनके, सऊदी में जाते हैं, यूएई में जाते हैं, ये वहां 2 वजह से जाते हैं। एक तो इनको वहां जाके बहुत सारी ऑफिशियल गिफ्ट्स मिल जाती है जो कि अपने जेबों में भर के अपने घर ले जाते हैं। दूसरी चीज है कि अनऑफिशियली बहुत सारी गिफ्ट सऊदी यूएई में मिल जाती हैं जो कि कैश में होती है, डॉलर्स में होती है, यूरोस में होती है। तो ये जब विजिट में जाते हैं इनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तो उस गिफ्ट को, कैश गिफ्ट को लेके ये अपने यूरोप में, अमेरिका में अपने जो सीक्रेट अकाउंट है, स्विट्जरलैंड में सीक्रेट अकाउंट है उसमें डाल देते हैं। तो इनमें से पाकिस्तान की डूबती हुई नाव में छेद करते हुए ये तमाम नेता दिखाई दे रहे हैं, अगर हम ये कहेंगे तो गलत नहीं होगा। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि आईएमएफ के सामने पाकिस्तान ने एक बार फिर से हाथ फैला दिए हैं। पीएम शहबाज शरीफ ने नए लोन की डिमांड कर दी है। पीएम शहबाज ने आईएमएफ प्रमुख से इस बारे में मुलाकात की है, चर्चा की है। शहबाज ने आईएमएफ प्रमुख जॉर्जिवा से मुलाकात की है, एक बार फिर लोन मांगा है, कर्ज मांगा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर यह मुलाकात हुई। पाकिस्तान की 3 अरब डॉलर की स्टैंड बाय व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। नकदी संकट से कंगाल पाकिस्तान जूझ रहा है, कर्ज में डूबा हुआ है पहले से, लेकिन आईएमएफ से दानिश एक बार फिर हाथ फैलाता हुआ दिख रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल, पाकिस्तान की जो तंगहाली है और बदहाली है किसी से छुपी नहीं है, बिल्कुल आया है, आईने के तरीके साफ दिख रही है। सोचिए कि 12 साल पहले उसी पाकिस्तान पर 64 बिलियन डॉलर का कर्ज था। अब 12 सालों के दरमियान ये कर्ज दोगुना हो गया है। मतलब अब वहां पर तकरीबन 125 बिलियन डॉलर के आसपास कर्ज से डूबा हुआ पाकिस्तान फिर भी उसके कटोरे खाली है, फिर भी उसकी झोली खाली है और फिर कर्ज मांगने की जो एक मुद्दत थी, जो समय सीमा थी 3 बिलियन डॉलर की, वो अब पूरी हो रही है। 1.1 अरब डॉलर की और मांग कर रहा है पाकिस्तान। इसका मतलब कि इतने सारे कर्ज लेने के बावजूद भी वो अपने व्यापार को पटरी पर नहीं ला पा रहा है। अर्थव्यवस्था जो चरमराई सी हुई है उसको व्यवस्थित नहीं कर पा रहा है, महंगाई को रोक नहीं पा रहा है, बेरोजगारी चरम पर है और उसके साथ साथ जो उसका आतंकवादी एक गुट है वो भी कहीं ना कहीं हर वक्त बिल्कुल हर मोर्चे पर पाकिस्तान विफल दिखाई दे रहा है। लेकिन संजीव जी, सवाल ये उठता है कि कर्ज तो पहले भी लिया था, लेकिन उस कर्ज का पाकिस्तान में कहां इस्तेमाल हुआ? देखिए, कर्ज के जो पैसे हैं वो पाकिस्तान की जो आर्मी, आईएसआई, जो टॉप पॉलिटिशियंस, उनकी जेबों में ज्यादातर चले जाते हैं। ये जो पैसे हैं इसमें भी जबरदस्त भ्रष्टाचार होता है और पाकिस्तान की जो आवाम को इसका ज्यादा लाभ नहीं मिलता। और जहां तक वर्तमान समय में कर्ज के मिलने की बात है तो अभी आप देखिए तो अमेरिका ने पाकिस्तान जिस तरह से वो ईरान के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसको लेकर के एक बड़ी चेतावनी भी दी। और यदि अमेरिका की तरफ से कोई इस तरीके के सैंक्शंस वगैरह लग जाते हैं और अमेरिका का सपोर्ट पाकिस्तान को नहीं मिलता है तो ये आईएमएफ से कर्ज मिलना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो पाकिस्तान की चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, सामरिक स्थिति हो, कूटनीतिक स्थिति हो, राजनीतिक स्थिति हो, सब कुछ बेहद दयनीय है, बहुत डमाडोल है, क्योंकि जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो अपने हितों को बस ध्यान में रखते हैं। और उसमें भी सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है, जो कि वहां पे कभी भी
जो है किसी अन्य इंस्टीट्यूशंस को अपने समक्ष जो है मजबूत नहीं होने देना चाहते, वो पूरी तरीके से अपना कब्जा बना के रखना चाहते हैं। और यही कारण है कि आप देखिए तो पाकिस्तान लगातार एक कमजोर और जर्जर हालत में रहता है। जो शहबाज शरीफ कह रहे थे कि बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, ये बिल्कुल सच्चाई है। बांग्लादेश आज बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत बाद में बना हुआ राष्ट्र है, पाकिस्तान से ही बना था। लेकिन ये है कि अब पाकिस्तान के हुक्मरानों को इन सारी स्थितियों के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट दिखाई देते हैं। उन्हें आपस में लड़ने से फुर्सत मिले तब तो वो आवाम के बारे में सोचें या देश के बारे में सोचें। मोहम्मद अली शाह, क्योंकि पाकिस्तान की जो हालत है वो भीख मांग रहा है कटोरा लेकर IMF के सामने, और लेकिन हरकतें आप देखिए कि शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। अभी भी ईरान का समर्थन कर रहा है खुलेआम, अमेरिका की चेतावनी से वो घबरा नहीं रहा है, और साथ ही क्योंकि आतंकवाद को लेकर जो हर तरफ वो घिरता हुआ दिखाई देता है, एक्सपोज कई बार हो चुका है, लेकिन आतंकवाद को पनाह देने से अभी भी पीछे नहीं हट रहा है पाकिस्तान। ये लोग दरअसल हैं क्या, बेशरम। ये 1950 में पाकिस्तान ने IMF ज्वाइन किया था क्योंकि उनका जो नेचर ऑफ इकोनॉमी था वो गिर रही थी। अब इन्होंने देखा कि भाई हम एक कंट्री बनाई है, सोलन कंट्री, 2 साल में ही इकोनॉमी गिर रही है। जैसे हम इंश्योरेंस करते हैं ना लैपटॉप की या मोबाइल की या गाड़ी की या घर की, वैसे इन्होंने इंश्योरेंस के तौर पे IMF ज्वाइन कर लिया। तब से लेके अब तक कितने मर्तबा इन्होंने कर्जा ले चुके हैं और डिफॉल्ट कर चुके हैं। मैक्सिमम बार तो डिफॉल्ट करते हैं। आपको पिछले साल याद होगा, पिछले साल IMF की 9 मेंबर की टीम आई थी और इनका हाथ मरोड़ के टर्म्स इनको जताए थे। इनको टर्म्स फिर भी मानने को तैयार नहीं थे। बड़ी मुश्किल से कैसे तैसे करके IMF क्या इनको कर्जा देगा? अरे IMF के आगे भीख मांग रहा है, हाथ फैला रहा है, मगर क्या IMF इनकी झोली में एक फूटी कौड़ी भरेगा? ये सवाल ये उठता है। क्योंकि अगर आप किसी कर्ज बार बार मांगते हो तो एक बार कोई दे दे, 2 बार दे दे, हर बार नहीं देगा। हर बार बोलेगा कि नहीं आप जाओ, आप फेंड फॉर योरसेल्फ, अपना लड़ाई अपने खुद लड़ो। तो ये बेशरम है। और ये अभी भी इनकी एक कंगाल क्यों है पता है आपको वंदना जी? ये कंगाल इसलिए है कि जो इनके पास फंड है ना, ये आतंकवाद में लगाते हैं वो पैसा, बजाय के लोगों को खाना खिलाते हैं गरीबों को। मैं ये बोल के समाप्त करूंगा, इनके जुल्फिकर अली भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम एटम बम जरूर बनाएंगे। अब हो बन गया इनके पास एटम बम, देख लिए खाएंगे एटम बम, खाए और क्या खाएंगे ये। और वही बम फिर आतंकवादी इन्हीं के ऊपर डालते हैं, क्योंकि आतंकवादी हमले कितने ज्यादा पाकिस्तान के भीतर भी हो रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। बदमाश खुलेआम घूमते हैं और जज का किडनैप खुलेआम हो जाता है। यूके देवनाथ सर, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के लिए कोई भविष्य दिखता है क्या? देखिए वंदना जी, पाकिस्तान का भविष्य अंधकारमय है। वर्ल्ड बैंक ने एक इकोनॉमिक सर्वे किया था पिछले साल, उसके अनुसार अगर पाकिस्तान ने कोई कड़े कदम नहीं लिए और उनकी इकोनॉमी पॉलिसी ऐसे ही डामाडोल रही तो 2050 तक पाकिस्तान की GDP 20% कम हो जाएगी। और इसके इंडिकेशन मिलने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान में आम आवाम को नौकरी नहीं मिल रही, अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई दर जो है 30% पहुंच चुकी है। वहां के लोग स्मगलिंग कर रहे हैं। अभी कल परसों ही हमने पोरबंदर के कोस्ट के पास 14 पाक नेशनल्स को पकड़ा जो कि अफीम, गांजा, भांग 600 करोड़ रुपए का लेकर भारत के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लगता है कि शायद इनको ISI और पाकिस्तान की फौज और नेवी का भी शेल्टर मिला हुआ है, क्योंकि कैसे ये लोग पाकिस्तान के कराची हार्बर जो कि इतना वेल डिफेंडेड है उसमें से या पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से निकलकर भारत की तरफ अग्रसर हुए। यानी वहां पर इतनी ज्यादा लोग गरीब हैं, मजबूर हैं कि वो इतना खतरा उठाकर ISI और उसके जो गुर्गे हैं उनकी शह पर भारत में ड्रग्स लेकर घुसने की कोशिश कर रहे थे। हमारे को ये दिखाना चाहता है कि पाकिस्तान की इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन टोटली कोलैप्स हो चुकी है। आम जनता का अपनी सरकार से ना यकीन है ना वो डरती है। भारत के जो कोस्ट गार्ड है, कस्टम्स है, ये तो हैरान है, परेशान है कि इतना बड़ा ड्रग्स का केस लेकर ये लोग भारत में क्यों घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये दिखाता है कि वहाँ का जो आम आदमी है, जो 14 जो लोग पकड़े गए हैं, ये बेचारे गरीब हैं लेकिन वो डेस्परेट हैं, मजबूर हैं कि कहीं से कुछ कमाई कर लें। उनको ये 600 करोड़ का जो ड्रग्स पकड़ा गया है इसमें इनको कोई पैसा नहीं मिलता। इनको जो मजदूरी दी जाती है मिशन के बाद, इनको किसी को 10,000 रुपए पाकिस्तानी करेंसी, किसी को 20,000 रुपए पाकिस्तानी करेंसी मिलते हैं। ऐसे भी गौरतलब बात है कि आज की तारीख में पाकिस्तान की करेंसी जो है, कैसे भी गुजारा करना है, मजबूरी में लोग परेशान हो गए हैं।